Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. This is Nuzhat Sana and now I will be taking the classes for the next few weeks. So friends, this is our daily current affairs classes जहाँ पर हम daily basis पर हर दिन most important 10 current affairs को discuss करते हैं with detailed explanation along with static GK as well. And आज की क्लास में हम कवर करेंगे 2nd of May 2026 को, देखेंगे कि इस दिन के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन से हैं. ओके, सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज सेशन. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, India's first indigenous helicopter launched anti-ship missile has been developed by which organization? आजकल हमारी ये नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. वाई? बिकॉज दिस इज़ इंडियाज़ वेरी फर्स्ट इंडिजिनस हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी-शिप मिसाइल. ओके, एंड कोई भी चीज़ ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर पहली बार हो रही है तो यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, तो इसको डेवलप किसने किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो DRDO ने यहाँ पर इंडियन नेवी के साथ में कोलाबरेट करके कंडक्ट किया है हमारा पहला सैल्वो लॉन्च ऑफ द नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज. ओके, डू यू नो व्हाट डज द सैल्वो लॉन्च टर्म मीन? So basically the salvo launch is simultaneous, or you can say 2 or more firing of multiple missiles, rockets or artillery pieces from a single platform. Means अगर हम किसी single platform से simultaneous multiple missiles या rockets को launch करते हैं, so that is known as salvo launch. Okay, तो ये हमारा पहला salvo launch था and ये हमने कहाँ पर किया है? तो off the Bay of Bengal near ओडिशा. Okay, तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनस हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल है. इसी के साथ हमने रिप्लेस किया है अपनी सी ईगल मिसाइल को एंड इसको डेवलप किसने किया है? रिसर्च सेंटर इमारत ने विद द हेल्प ऑफ अदर DRDO लैब्स. तो ये मिसाइल जो है इसकी फ़ीचर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले इसकी रेंज लगभग 55 किलोमीटर्स तक है एंड इट सपोर्ट्स फायर एंड फॉरगेट capability in all the weather conditions. Also it uses a solid booster and साथ ही long burn sustainer propulsion system. ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स हो गए. सो हियर द करेक्ट आंसर वॉज सी ऑप्शन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. फर्दर बात करेंगे DRDO की, तो कब ये इस्टेब्लिश हुआ था? 1958 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये इस्टेब्लिश हुआ था. इसका मेन फोकस क्या है? भारत की जो भी मिलिट्री टेक डेवलपमेंट है उनको और ज़्यादा इन्हांस करना. और DRDO ने भारत के लिए कई मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स अब तक डेवलप करके दिए हैं. राइट, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दिस नेवल एंटी-शिप मिसाइल. तो एंटी-शिप मिसाइल्स जो हैं वो सी से शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन होते हैं. फायर एंड फॉरगेट मिसाइल लॉन्च करने के बाद अपनी टारगेट को ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है. एंड याद रखिएगा, जो हमारी सी ईगल मिसाइल है ये पहले इंडियन नेवी में यूज़ किया जाता था. ठीक है, और इन्हीं को रिप्लेस किया है ये हमारी नई नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज ने. ठीक है, आफ्टर दैट वील टॉक अबाउट बे ऑफ बंगाल. ये दुनिया का सबसे बड़ा बे है एंड इंडियन ओशन का ये नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है. बेसिकली इसमें बहुत सारे देश इसके कोस्ट लाइन पर लगते हैं, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार एट्सेट्रा. राइट, क्योंकि जब हम इंडिया का सदर्न मैप देखते हैं, हियर कम्स योर अरेबियन सी एंड हियर कम्स द बे ऑफ बंगाल. राइट, इसके साउथ में आप जाएंगे तो हियर कम्स द लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड हियर कम्स द मालदीव्स एट द सदर्न पार्ट. राइट, एंड यहाँ पर आप देखेंगे थोड़े से यहाँ पर सदर्न हिस्से में आपका श्रीलंका लोकेटेड है. राइट, एंड यहाँ बे ऑफ बंगाल में हमारा कौन सा आइलैंड्स है? दिस इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, सो यहाँ पर हमने बात करी बे ऑफ बंगाल की. एंड व्हाट आर दीज हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड मिसाइल्स? तो जो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं ये एयर से टारगेट पर तेज़ी के साथ हमला करते हैं. एंड ये जो हमारे नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज हैं ये हमारे इंडिया में बने हुए पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी-शिप मिसाइल हैं. दैट्स वाई दे वर वेरी मच इन न्यूज़. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर कि इनको किसने डेवलप किया है? सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन नेवी के साथ में मिलकर इसका फर्स्ट ट्रायल सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिया. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ई प्राप्ति पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ई प्राप्ति पोर्टल किसका है? यू हैव टू टेल. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, दैट इज एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, इन्होंने लॉन्च किया ई प्राप्ति पोर्टल को, विच इज़ अ काइंड ऑफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल. किस लिए?
जो हमारे इनऑपरेटिव या इनएक्टिव ईपीएफ अकाउंट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए। इस पोर्टल का पर्पज़ है जो भी ईपीएफ अकाउंट्स ऐसे हैं जो अब ऑपरेट नहीं होते हैं उनको आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड फाइनली एक्टिवेट करवाना, ठीक है। तो इसमें हम आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे फॉर सिक्योर एक्सेस टू द ओल्ड अकाउंट्स, एंड इससे जो भी आपके ओल्ड ईपीएफ अकाउंट्स हैं उनको आप लिंक करा सकते हैं विद द यूनिक अकाउंट नंबर दैट इज़ यूएएन, ओके। तो इनिशियल फेज़ में क्या होगा, एक्सेस विल बी मेंबर आईडी बेस्ड ताकि ईजियर रोल आउट हो सके, लेकिन बाद में जाके जो अकाउंट्स हैं वो रिट्रीव होंगे इवन विदाउट एनी टाइप ऑफ मेंबर आईडी डिटेल, ओके। तो ई प्राप्ति पोर्टल बिलोंग्स टू एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कब इस्टेब्लिश हुई थी ये बॉडी? 1952 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इसके तहत प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड इंश्योरेंस स्कीम्स आती हैं। इंडिया में लगभग 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अब तक ईपीएफ के सदस्य बन चुके हैं, ठीक है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट ई प्राप्ति पोर्टल इन सिंपल लैंग्वेजेस, तो बेसिकली ईपीएफओ के जो भी इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, एंड ये पोर्टल यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन का यूज़ करता है सिक्योर एक्सेस के लिए, एंड ई प्राप्ति में ओल्ड ईपीएफ अकाउंट्स का लिंकिंग पॉसिबल है यूएएन के साथ, ठीक है। यूएएन का फुल फॉर्म क्या बताया? यूनिक अकाउंट नंबर, ओके। आधार के बारे में सब जानते हैं, दिस इज़ अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो कि आपका UIDAI इशू करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये जारी होता है, एंड ये बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा पर बेसिकली बेस्ड होता है, राइट। आधार कार्ड सभी इंडियन रेसिडेंट्स को इशू किया जाना मैंडेटरी है, ओके। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस यूनिक अकाउंट नंबर, तो ये ईपीएफ मेंबर्स को एलोकेटेड एक यूनिक 12 डिजिट का नंबर होता है, एंड इससे मल्टीपल ईपीएफ अकाउंट्स को आसानी से आप लिंक कर सकते हैं, एंड ये हेल्प करता है मेंबर्स को टू चेक द ईपीएफ बैलेंस ऑनलाइन एज वेल, ओके। सो ई प्राप्ति पोर्टल किसका हो गया? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का। वेरी मच इन न्यूज़, सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ओके। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसका है? UPI was launched by National Payments Corporation of India, that is NPCI, okay. And why it was in news? Because recently UPI has completed its 10 years, okay. 2016 में लॉन्च हुआ था, एंड 2026 में इसने अपने 10 कंप्लीट साल पूरे कर लिए हैं। With this, it became the world's largest real-time payment platform. That's why it came into news, okay? So, इसको लॉन्च किया था NPCI ने अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है ये इंक्रीज़ हुआ है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 2016 to 17 में हमने देखा कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था सिर्फ 2 करोड़ रुपए, लेकिन अब 2025 और 26 में ये वैल्यू बढ़कर हो गई है 24,162 करोड़ रुपीज़। तो UPI अकाउंट करते हैं फॉर नियरली 49% ऑफ द ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन, एंड IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इन्होंने UPI को रिकॉग्नाइज किया है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, ओके। सो UPI ने अपने 10 साल कंप्लीट किए हैं, दैट्स वाई इट केम इन टू न्यूज़। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द NPCI, मीन्स नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट UPI फर्दर, सो UPI को लॉन्च किया गया था 2016 में, एंड इससे इंस्टेंट फ़ंड ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है, मीन्स 24/7 आप इससे फ़ंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2026 तक UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू 24,000 प्लस करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, हमने यहाँ पर देखा, ओके। एंड आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट NPCI, तो ये इंडिया की अम्ब्रेला बॉडी है जो डिजिटल पेमेंट्स को रेगुलेट करती है। NPCI ने रुपे कार्ड एंड APS जैसे कई पेमेंट सिस्टम्स को ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं। NPCI को किसने इस्टेब्लिश किया था? डू रिमेंबर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब किया था? 2008 में, ठीक है। आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भारत का सेंट्रल बैंक है जो करेंसी और मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। सो RBI ने 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में जाके 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन भी हो गया था, ठीक है। तो इनका बेसिक काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी को देखना, ठीक है। आफ्टर दैट एट लास्ट वी टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये बॉडी क्रिएट हुई थी 1944 में, किस लिए? ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए। IMF के जो भी मेंबर कंट्रीज़ होते हैं इनको फाइनेंशियल क्राइसिस में फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है, ओके, IMF की तरफ से। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। वॉशिंगटन DC में और किस बॉडी का हेडक्वार्टर है? दिस इज़ द वर्ल्ड बैंक, ओके। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन,
India's first commercial seaplane service has been approved in which state or the union territory by the Directorate General of Civil Aviation? इंडिया का ये पहला कमर्शियल सीप्लेन सर्विस है। आपको बताना है कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इसको अप्रूव कर दिया गया है रिसेंटली। द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो ये इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल सीप्लेन सर्विस था जिसको अप्रूव किया है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, एंड इसके ऑपरेटर कौन है? स्काई हॉप एविएशन। ठीक है, तो जो इनिशियल लॉन्च है वो कहाँ पर हो रहा है? लक्षद्वीप आइलैंड्स पर। इसके अंडर में टोटल 5 आइलैंड्स को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा इंटरनली एंड इनको लिंक किया जाएगा टू द मेन लैंड। ओके, एंड यहाँ पर ट्रायल वाटर टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स भी कंडक्ट हुई हैं ऋषिकेश में। तो ये जो सर्विस है ये 19 सीटर एयरक्राफ्ट का यूज़ करेगी, साथ ही कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगी टू द रिमोट रीजन्स, एंड इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट वुड हेल्प इन बूस्टिंग द टूरिज्म, एंड जो भी ट्रेवल टाइम है इन आइलैंड एरियाज़ का वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि अगेन ये इंडिया की फर्स्ट कमर्शियल सीप्लेन सर्विस थी, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहाँ पर इसको अप्रूव किया गया है? लक्षद्वीप आइलैंड्स पर। ओके, नाउ ये सीप्लेन होते क्या हैं? तो सीप्लेन एक एयरप्लेन होते हैं बेसिकली जो वाटर सरफेस से टेक ऑफ करते हैं एंड इस पर ही लैंड भी करते हैं। ओके, देन हमने बात करी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की। तो ये इंडिया के सिविल एविएशन का रेगुलेटरी बॉडी होता है बेसिकली, जो एविएशन सेफ्टी को कंट्रोल में करता है। एंड ये DGCA कब स्टैब्लिश हुआ था? 1940 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका लोकेटेड है? सो इट लाइज इन दिल्ली। ओके, तो DGCA पायलट लाइसेंसेस देते हैं, एयरक्राफ्ट के सर्टिफिकेट्स देते हैं, एंड जो भी फ़्लाइट्स हो रही हैं उनको रेगुलेट करते हैं। राइट, लक्षद्वीप आइलैंड्स की लोकेशन हमने भी पीछे देखी थी, किस तरह से हमने इंडिया के सदर्न हिस्से में देखा था लक्षद्वीप आइलैंड इधर कुछ लोकेटेड है, एंड ये इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है जो कि अरेबियन सी में है। ओके, एंड इसके आइलैंड्स जो हैं वो कोरल एटोल्स होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, एंड इनकी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम कम्युनिटी देखने को मिलेगी। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एंड नाउ कमिंग टू 5th क्वेश्चन, which states have the highest percentage of A category panchayats as per Panchayat Advancement Index 2.0? आपको बताना है कि इस रैंकिंग में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ A कैटेगरी पंचायत्स कहाँ से सामने आई हैं। तो करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, दैट इज़ त्रिपुरा एंड केरला। ठीक है, तो एक्चुअली में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज़ कर दिया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2023 टू 2024। इसमें इन्होंने बताया कि त्रिपुरा एंड केरला ये दोनों बेस्ट गवर्न पंचायत साबित हुई विद द हाईएस्ट शेयर इन कैटेगरी ए। ओके, एंड त्रिपुरा ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है 80.2% पंचायत्स इन कैटेगरी ए, जबकि केरला के पास 10.1% थे इन कैटेगरी ए। ओके, उड़ीसा की रैंक यहाँ पर थर्ड थी, थर्ड पोजीशन पर उड़ीसा था विथ 8.2% ऑफ पंचायत्स एंड इन कैटेगरी ए, एंड मणिपुर, मेघालय एंड नागालैंड इनका हाईएस्ट शेयर रहा इन कैटेगरी डे, मीन्स लोवेस्ट परफॉर्मर एक तरह से ये थे। ओके, तो ये जो आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है ये इवैल्यूएट करता है 2.5 लाख पंचायत से भी ज़्यादा को यूजिंग द 150 इंडिकेटर्स एंड 230 डेटा पॉइंट्स। तो ये अलाइन करता है विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, तो यहाँ पर कौन से 2 स्टेट्स थे जहाँ से सबसे ज़्यादा ए कैटेगरी के पंचायत सामने आए हैं? सो दिस इज़ द त्रिपुरा एंड द केरला। ओके, नाउ हियर इफ़ यू टॉक अबाउट पंचायती राज, तो पंचायती राज सिस्टम इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ओल्डेस्ट फॉर्म है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1992 में, उसमें पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था। एंड ये 3 लेवल पर होते हैं पंचायत बेसिकली आपके। पहला हो गया आपका ग्राम पंचायत, देन कम्स द पंचायत समिति एंड देन कम्स द जिला परिषद। राइट, एंड अगर बात करेंगे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की, तो ये एक टूल होता है जो पंचायत की गवर्नेंस क्वालिटी को मेज़र करता है, एंड इसके जो भी इंडिकेटर्स हैं वो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस को कवर करते हैं। भारत सरकार इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन करके पंचायत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करती है। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर्स वर बी ऑप्शन, त्रिपुरा एंड केरला। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the theme of India's first culture working group meeting under the BRICS presidency 2026? First of all, you have to remember कि BRICS के लिए 2026 में कौन प्रेसिडेंट है. So this is the country India. लास्ट ईयर बात करेंगे तो 2025 में BRICS के लिए होस्ट कंट्री थी ब्राज़ील. ओके, एंड ब्राज़ील ने 2025 में और कौन सा इवेंट होस्ट किया था? सो दैट वाज द COP30. ओके, एंड डू रिमेंबर COP31 2026 में होगा. कहाँ पर होगा? टर्की में होगा. ओके, पहले टर्की और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बिड चल रही थी, बट नाउ टर्की इज़ द फाइनल होस्ट फॉर COP31. एंड COP32 जो नेक्स्ट ईयर होगा 2027 में, ये कहाँ पर होगा? सो इट वुड बी held in Ethiopia country. Okay, so this is the fact that you have to remember. ये हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं. Now here we talked about कि थीम क्या है इंडिया के फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की अंडर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने होस्ट किया अपना पहला कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इट्स ब्रिक्स प्रेसिडेंसी. कहाँ पर? न्यू दिल्ली में. ओके, एंड ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने वर्चुअल तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया. इंडिया का जो डेलीगेशन था उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स थे फ्रॉम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स. और इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है उसका फोकस है कल्चरल कोऑपरेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारी थीम क्या हो गई? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. तो इस इनिशिएटिव का हमारा पर्पज़ है कि शेयर्ड हेरिटेज को हम प्रमोट करें, कल्चरल टाइज को मजबूत करें अमंग द ब्रिक्स नेशन. ओके, सो बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. ये हमारी थीम थी इंडिया के फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की अंडर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी. ओके, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ब्रिक्स में कितनी मेंबर कंट्रीज़ अब हो गई हैं. ओरिजिनली तो ये ब्रिक के रूप में फॉर्म हुआ था, मींस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इसमें 4 कंट्रीज़ थी. बाद में साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया एंड विद दिस इट बिकेम द ब्रिक्स. अब आपको बताना है कमेंट में कि फाइनली अब ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं. ठीक है, एंड ब्रिक्स का उद्देश्य क्या होता है? इनका पर्पज़ है इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना. देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स. तो ये इंडिया के अंदर कल्चर और आर्ट्स के रिसर्च के लिए इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है. 1987 में इसको फॉर्म किया गया था. इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है. ठीक है, आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट द कल्चरल कोऑपरेशन, तो कल्चरल कोऑपरेशन से जो दो भी कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में ट्रेडिशन और आर्ट को प्रमोट किया जाता है. एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करता है आपका यूनेस्को. ठीक है, तो यूनेस्को ग्लोबल लेवल पर जाकर कल्चरल कोऑपरेशन को सपोर्ट करता है एंड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम से यूथ में डाइवर्सिटी की समझ पड़ती है. राइट, सो हियर द करेक्ट आंसर वाज बी ऑप्शन. डू रिमेंबर कि इस साल ब्रिक्स के लिए इंडिया प्रेसिडेंट है, लास्ट ईयर ब्राज़ील था. मूविंग टू 7th क्वेश्चन. International Labour Day is observed every year on which day? International Labour Day, which is also known as International Workers Day, ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो हर साल इसको हम 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं. किस लिए? क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनके हार्ड वर्क को हम एक तरह से ट्रिब्यूट पे करते हैं, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है, तो इस दिन हम बात करते हैं किस तरह से हर वर्कर को फेयर वेज मिलना चाहिए, उन्हें सेफ़ वर्किंग कंडीशंस मिलने चाहिए, साथ ही रीजनेबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ के लिए. ऑल्सो इट रिमाइंड्स अस ऑफ द स्ट्रगल ऑफ वर्कर्स इन हिस्ट्री एंड किस तरह से ज़रूरत है उनके राइट्स को हर टाइम प्रोटेक्ट करने की. राइट, इसी पर्पज़ के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका क्रिएट किया गया था, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है. इनका काम होता है ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करना. राइट, तो हर साल हम इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को ऑब्जर्व करते हैं एंड ये दिन वर्कर्स के राइट्स और उनके स्ट्रगल को याद कराता है. फेयर वेजेस और सेफ वर्किंग कंडीशंस की मांग को इस दिन हम बढ़ावा देते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करती है एंड ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1919 में. इसमें 3 प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड द गवर्नमेंट. ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका था ए ऑप्शन 1 मई. यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं ना वो आपको ध्यान में रखने होते हैं अलॉन्ग विद द थीम एज वेल. जैसे अगर हम 1 मई को ही बात करें तो इस दिन 2 स्टेट्स का फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात का. ठीक है, महाराष्ट्र का फॉर्म होता है 1960 में 1 मई को, इसलिए ये दोनों स्टेट्स अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को. अलॉन्ग विद दैट 1 अप्रैल को होता है आपका उड़ीसा डे. मीन्स इस दिन जो है वो उड़ीसा जो स्टेट है वो फॉर्म हुआ था
दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड फॉर दिस पर्पज़ ओडिशा हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस सेलिब्रेट करता है। ओके, यू मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कि उत्कल दिवस जो है ये कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है अपना फाउंडेशन डे के तौर पे। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ द ओडिशा। ओके, एंड 15 अप्रैल को किसका फाउंडेशन डे होता है? इट इज़ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अपना फाउंडेशन डे 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करता है। फाइन, so you should remember all these points, they can be asked in your examination. Moving to 8th question, where was the National Security Summit 2.0 held? National Security Summit हमारी कहाँ पर हुई है? The correct answer is A option, न्यू दिल्ली। ठीक है, पर्पज़ क्या था इसका? पर्पज़ था जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करना एंड स्ट्रेटजी सेट करना इन द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, यानी करंट एरा में क्या क्या हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, ये सारी बात हम करते हैं इस दिन। इस समिट का पर्पज़ था इंडिया की सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को और स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, गवर्नेंस एडाप्टेशन को बढ़ाना एंड स्ट्रैटेजिक रिस्पांस मैकेनिज्म प्रिपेयर करना। यहाँ पर हाईलाइट किया सबसे ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर को, जो कि इंडिया का फर्म कमिटमेंट दिखाता है टू अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स द टेररिज्म, राइट। एंड यहाँ पर हमारा एम्फेसिस था कि इंडिया कोई भी डिस्टिंक्शन ना करे बिटवीन द टेररिस्ट एंड द रिस्पॉन्सर्स अपने सिक्योरिटी अप्रोच में। एंड इस समिट का एक और मेन फोकस था कि किस तरह से हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अडाप्ट करना है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल कन्फ्लिक्ट लाइक द वेस्टर्न एशिया। ठीक है, तो डू रिमेंबर नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 कहाँ पर हुई है? ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली में। ओके, सो नेशनल सिक्योरिटी समिट आपकी सरकार और सेना के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए कंडक्ट की जाती है। एंड इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी समिट में साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म और बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी डिस्कशन होता है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमने बात करी यहाँ पर। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ऑपरेशन था, लास्ट ईयर इसको कंडक्ट किया गया था आफ्टर द पहलगाम अटैक। ठीक है, किस तरह से फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, जिसमें जो भी टेररिस्ट बेसिस थे पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर उनको हमने टारगेट किया था, राइट। सो हियर करेक्ट आंसर वाज ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली। Moving to 9th question, the Arogya Maitri 8 Cube recently deployed in Jamaica is associated with which initiative? Arogya Maitri 8 Cube ये किस चीज़ से संबंधित है, आपको ये बताना है। सो बेसिकली इंडिया ने आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय किया है जमाइका कंट्री में, दैट्स वाई इट केम इनटू न्यूज़। और किस लिए किया है? ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी को मजबूत करने के लिए। ठीक है, इसका पर्पज़ ये है कि हम इंडिया कैरिबियन टाइज को मजबूत करें अंडर द एंगेजमेंट विद कैरी कॉम। ठीक है, तो ये ऑपरेट हो रहा है विद इन इंडियाज़ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ फ्रेमवर्क। एंड ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है बेसिकली, जिसको हमने इंडिजिनस तरीके से डिज़ाइन किया है अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका मिनी ICU हो गया, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर हो गया, कुकिंग स्टेशन, फूड, वाटर, पावर जनरेटर, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट एंड काइंड ऑफ एक्सरे मशीन्स। ओके, तो ये इनोवेटिव हॉस्पिटल जो है एसेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा रिमोट एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन, प्रोजेक्ट भीष्म। आरोग्य मैत्री एक बहुत ही पोर्टेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडिया ने डेवलप किया। एंड ये इनिशिएटिव इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी को कैरिबियन रीजन में स्ट्रेंथन करता है। मेन पर्पज़ है रिमोट एरियाज़ में एसेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। कैरिकॉम की बात हमने यहाँ पर करी थी, फुल फॉर्म क्या था? कैरिबियन कम्युनिटी, जो कैरिबियन के 15 मेंबर कंट्रीज़ का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिनका मेन फोकस है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कॉपरेशन। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो इट लाइज इन जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन कहाँ पर है? गुयाना कंट्री में। ओके, आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। तो इसका यूज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स और इमरजेंसी सिचुएशंस में रिलीफ ऑपरेशंस के लिए हम करते हैं। इंडिया ने अपनी मिलिट्री और सिविल एजेंसीज़ के लिए थ्रू HADR मिशन की हेल्प से HADR मिशंस को कंडक्ट किए हैं ग्लोबल लेवल पर। एंड इसके फ्रेमवर्क में मेडिकल एड, फूड सप्लाई और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट वगैरह शामिल होते हैं। फाइन, सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी ऑप्शन, प्रोजेक्ट भीष्म। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, The report moving towards effective city government was released by which organization? इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है? The correct answer here is A option, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था? 2015 में। किस बॉडी को रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि इंडिया के पास जो 47 मिलियन प्लस सिटीज़ हैं, उनमें 1/3 ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन के पास सिर्फ घर है एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द GDP। ओके,
फर्दर इसमें इन्होंने चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन किया कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पुअर सर्विस डिलीवरी है, हाउसिंग शॉर्टेज है, मोबिलिटी इश्यूज़ हैं एंड एनवायरमेंटल कंसर्न है। तो यहाँ पर इट नोट्स दैट सिटी गवर्नमेंट्स हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर द फंक्शंस अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, नीति आयोग ने। वनडे एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट इफ़ यू राइट सम मेंस एग्जाम और काइंड ऑफ ऐसे राइटिंग, तो वहाँ पर आपको ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स काम देंगे ऐसे राइटिंग में। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार का एक नीति निर्माण संगठन है, यू कैन से, जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड नीति का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड स्टेट्स के हेल्प के साथ ये बहुत सारे डेवलपमेंट स्कीम्स डेवलप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिलियन प्लस सिटीज़ के बारे में जो हमने बात करी है, भारत में 47 मिलियन प्लस सिटीज़ हैं। इसका मतलब क्या है कि मिलियन प्लस सिटीज़ असल में वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है। डू रिमेंबर कि मुंबई इसमें से सबसे बड़ा हमारा मिलियन प्लस सिटी है, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के आसपास है। एंड मिलियन प्लस सिटीज़ जो हैं वो भारत के GDP का लगभग 60% कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है हमारा, ये 1992 में पास हुआ था। एंड इसमें इन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था। एंड ये एक्ट हमारे लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है उनको एम्पावर करते हैं, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, नीति आयोग। So friends, with this we are done with our session. I really hope that you liked it. Please let me know in the comment section कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। In case you find कि इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है या कोई सजेशन है आपके साइड से, तो प्लीज़ राइट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन. I'll try to improve it. So now we'll meet again tomorrow in the next class. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.